Hello everyone, good evening. My name is Nitika Bhola from Vikramaditya Academy. How are you all? And I've again come back with a new topic, prepositions. I know preposition is a very interesting topic, I feel so happy whenever I teach my students about prepositions, है ना? बहुत मज़ा आता है, लेकिन बच्चे confused भी बहुत होते हैं prepositions में, क्योंकि उनको लगता है काफ़ी confusion है। तो आज के इस कॉन्सेप्ट से, आज के इस सेशन से मैं आपकी वो सारी कन्फ्यूजन्स दूर कर दूंगी। लेकिन प्रेपोजिशन को समझाना एक सेशन में एक्चुअली जस्टिस नहीं होगा, इसलिए मुझे काफ़ी 2-3 इसके पार्ट्स जो हैं वो कंटिन्यू करने पड़ेंगे, ताकि आपके जो प्रेपोजिशंस के जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आइए सीखते हैं प्रेपोजिशंस बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, राइट? तो आज मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ जिन प्रपोजिशंस के अंदर कंफ्यूजन होती है उस सिर्फ टॉपिक को लूंगी, राइट? तो सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है प्रपोजिशंस होते क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट सेशन से बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड्स, राइट? सो प्रपोजिशंस, प्रपोजिशन बोलते हैं पोजीशन टेलिंग वर्ड्स को। इफ़ यू रिमेंबर इन माई प्रीवियस सेशन में से एक सेशन में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड्स, और आज आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था उस टाइम पे। बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है, हर एक जो वर्ड सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाता है उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस, अपनी एक वैल्यू होती है लैंग्वेज में, राइट? और उसमें से एक वर्ड था पोजीशन टेलिंग वर्ड। जी हाँ, यानी कि जो वर्ड सेंटेंस में पोजीशन बताते हैं कि जो एक्शन हैपन हो रहा है, एक्शन की एग्जैक्ट प्लेस, डायरेक्शन, मूवमेंट क्या है, राइट? सो आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। Radha has gone to market. So this is one sentence. Radha has gone to market. So whom I'm talking about in this sentence? Radha. So Radha is subject, ठीक है? What is Radha doing in this sentence? Radha is going, right? So she is performing an action which is go. It means go on, right? So this is your main verb or action word, huh? But now question is, I'm talking about Radha in this sentence. What is Radha doing here? Radha is going. Where is she going? She is going to market. But market को भी कहाँ? Market में जा रही है, को जा रही है. Market कहाँ? What is the exact place? So it's talking about this sentence talks about the moment, कि कहाँ पे जो मोमेंट हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, राधा किधर को जा रही है, या उसका जो डायरेक्शन क्या है वो क्या है. सो इट्स टू मार्केट. सो टू जो वर्ड यहाँ पे है, इट इज शोइंग यू पोजीशन ऑफ द एक्शन हैपनिंग और बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट. सो टू इज preposition, right? Now one more sentence. Boys are playing in the garden. Bache. So what is the subject here? Whom are we talking about? Right? We're talking about boys. So boys क्या हो गया आपका? Sorry. Boys is your subject. What are boys doing? Action क्या हो रहा है? Playing. So this is your main verb. Now, where are they playing? They're playing in the garden. But what is the exact location? What is the exact position of their place? उस place की position यानी कि देखो garden इतना बड़ा होता है. गार्डन के कॉर्नर पे खेल रहे हैं, गार्डन के राइट में खेल रहे हैं, गार्डन के लेफ्ट में खेल रहे हैं, गार्डन के अंडरग्राउंड खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं? तो राइट पोजीशन जो वर्ड्स बताते हैं आर कॉल्ड prepositions. So here in is the word which is expressing the right position
ऑफ द एक्शन हैपनिंग इन दिस सेंटेंस। तो एक्शन कहाँ हो रहा है? गार्डन में। वो प्ले कहाँ करे? गार्डन के बीच में खेल रहे हैं ना गार्डन में खेल रहे हैं। सो दिस इज द वर्ड विच इज शोइंग यू द पोजिशन ऑफ द एग्जैक्ट एक्शन हैपनिंग इन द सेंटेंस। सो राइट, सो दिस इज preposition. So I hope with these two examples you are very much clear that prepositions क्या होती हैं, वो word sentence में जो कि position बताते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे words होते हैं जो कि position बताते हैं। आइए एक छोटी सी quick नजर डाल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, if you can see on screen, the cat is going into the box. अब देखिए यहाँ पे you can see, I'll just mark also for you. Into. So into क्या है? Into is also preposition. Into the box. Box के ऊपर जा रही है, cat नीचे जा रही है, कहाँ जा रही है? Into जा रही है, right? Out of. अब देखो पहले cat कहाँ जा रही थी? अंदर जा रही थी। अब cat क्या? बाहर आ रही है। You can see this picture. ये पिक्चर में एक्शन हो रहा है। पहले cat is going into the box. अब देखो cat बाहर आ रही है। Sorry, it's not cat, it's rat, right? So rat जो है वो देखो बॉक्स से बाहर आ रहा है, so out of the box, right? Now here is cat around the box. So around चारों तरफ, हाँ? So circling the picture or circling the object, right? So around is also one of the preposition. Away from the box. अब now बॉक्स यहाँ पे है, उससे थोड़ी सी दूर एक डिस्टेंस पे अगर आप हैं तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, आपकी एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है? अवे. सो अवे इज ऑल्सो प्रेपोजिशन. नाउ टुवर्ड्स द बॉक्स. टुवर्ड, देखो अभी क्या था? बॉक्स यहाँ था और आप यहाँ से यहाँ जा रहे थे, हाँ, थोड़ा सा उससे दूरी पे, लेकिन अब उल्टा हो रहा है. इट्स ऑपोजिट ऑफ दैट, कि आप थोड़ी दूर से वापस टुवर्ड्स उस डायरेक्शन में आ रहे हैं जहां पे ये ऑब्जेक्ट है. सो टुवर्ड्स व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग द डायरेक्शन, राइट? सो टुवर्ड्स इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रीपोजिशन. पास्ट द बॉक्स, हाँ, सो पास्ट मींस बॉक्स इज हियर, हाँ, बट यू आर मूविंग टू दिस प्लेस, सो पास द बॉक्स. ऑन टू द बॉक्स, सो ऑन टू मींस you are here. First you're going up and then you are moving to this surface. So it's on to. So on to is one of the preposition. Off the box. अब आप कहीं बैठे हैं और आपको वहां से नीचे उतरना है, तो क्या करेंगे? Off. क्या करेंगे? Off. तो off भी क्या है? Is preposition. ठीक है? Over the box. अब ओवर दी बॉक्स. अब ये सारे प्रीपोजिशंस ना मैं आपको थोड़े और डिटेल्स में सिखाऊंगी अपने कमिंग सेशंस में, क्योंकि इतना जल्दी इनको समझाने में मजा नहीं आएगा. विल अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रीपोजिशन विद लॉट ऑफ एक्टिविटीज, है ना, प्रैक्टिकली समझ में आएगा जब मैं आपको एक्शंस करके दिखाऊंगी, राइट? ओवर दी बॉक्स. तो यहाँ पे भी इफ यू हैव टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस एंड कवरिंग दिस एरिया टू अनदर प्लेस, तो यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन है? ओवर. नाउ अंडर द वॉल. सो अंडर मीन्स दिस इज वॉल, और आप ये देख रहे हैं स्नेक का है उसके नीचे, क्योंकि स्नेक्स अक्सर कहाँ चलते हैं? नीचे चलते हैं ना. आपने कभी स्नेक्स को फ्लाई करते हुए नहीं देखा, राइट? सो स्नेक क्या कहाँ चलेंगे? बेड के अंडर, टेबल के अंडर, चेयर के अंडर. सो इसलिए हमने एग्जाम्पल लिया स्नेक का. सो अंडर इज वन ऑफ द प्रीपोजिशन. थ्रू द पाइप. अब कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो पार्क्स में पाइप लगे होते हैं उसके अंदर से वो निकले, है ना. हम बहुत सारी एक्टिविटीज भी करते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, सेकंड थर्ड क्लास के, फोर्थ फिफ्थ क्लास के, ठीक है, तो और बड़े बच्चे भी. मैनी टाइम्स वी हैव डन सो मेनी एक्टिविटीज इन स्कूल्स, और हम कभी जैसे मॉल्स वगैरह जाते हैं तो भाई बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो कुछ पाइप्स बने होते हैं, तो उसके अंदर से हम क्या करते हैं? थ्रू. सो व्हेन वी क्रॉस समथिंग पाइप लाइक थिंग, हाँ, तो उसके अंदर से गुजरना इज थ्रू, राइट? सो ये देखिए स्नेक आप देख रहे हैं यहाँ पे. सो स्नेक अब यहाँ पे एंटर होने वाला है, तो एक एज से, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब निकलेगा, एक डिस्टेंस कवर करते हुए, वहां पे जनरली कौन सी प्रपोजिशन आती है? थ्रू, है ना. यानी कि एक पॉइंट से आपने शुरू किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपने खत्म, यानी एक किसी एक पैसेज के अंदर आप गए और बाहर निकलाए, तो वो जो पैसेज को कवर अप करने का जो आप कहेंगे पोजीशन है, उसके लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है? थ्रू. अक्रॉस द ब्रिज, राइट? सो व्हेन यू क्रॉस समथिंग यूजिंग द सरफेस इज अक्रॉस द ब्रिज. अप द स्टेयर्स. अप मतलब आप ऑलरेडी अप नहीं होते, आप कैसे आप स्टेयर्स चढ़ते हो? कैसे चढ़ते हो? 1 2 3 4 5. तो अप देन अप देन अप. तो कौन सी प्रीपोजिशन हुई? अप.
एंड द नेक्स्ट वन इज डाउन दी स्टेयर्स। अब डाउन में भी ये होता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि ये एक स्टेयर और आप इसे सीधा जंप कर गए। स्टेयर्स में ऐसा होता है ना, छोटे डिस्टेंस के बाद एक और स्टेयर बनी होती है। सो हम क्या करते हैं, डाउन 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 एंड डाउन, राइट। सो ऐसे ही जब स्टेप बाय स्टेप नीचे जाते हैं तो कौन सी प्रीपोजिशन वहां पे यूज होती है, डाउन। सो कैन यू see through all these pictures, I've got these creative pictures for you to make you understand what exactly these prepositions are। और ये सारी prepositions यकीन मानिएगा आप बहुत enjoy करेंगे prepositions का सेशन, और इसीलिए हम थोड़े थोड़े prepositions करेंगे क्योंकि हमें ये तो पता चल जाता है कि preposition क्या होते हैं, अब तक हमने पढ़ा भी होगा, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट उनके बीच की जो कंफ्यूजन है ना वो हमको अंडरस्टैंड करनी है। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू सेंटेंस तो हमको पता हो ओके यहाँ पे ये वाला लगेगा वो नहीं लगेगा, क्योंकि काफी सारे प्रीपोजिशंस में देयर लॉट ऑफ कंफ्यूजन, सिमिलर मीनिंग है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। So I was on preposition। तो आज मैं आपके लिए ज्यादा नहीं सिर्फ 3-4 preposition का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर करूंगी। So let me just remove it। prepositions को भी हमने डिफरेंट कैटेगरीज दी हैं। preposition of time, preposition of place, preposition of direction and preposition of moment। So time, when any word in sentence shows you exact time of the action happening, that is time नहीं, मतलब time का एक सिग्निफिकेंस शो करता है, वो preposition of time होता है। preposition जैसे कि at 8 o'clock, तो टाइम जहां पे आ गया, तो टाइम का एग्जैक्ट जो आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंस जो वर्ड शो करता है, दैट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मींस कि एग्जैक्टली लोकेशन क्या है प्लेस के, इन, अंडर, अप, अपॉन, वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाता है। डायरेक्शन यानी कि आई एम मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, तो टुवर्ड्स उसकी और, एट ये क्या हुई, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। व्हेन यू एक्सप्रेस डायरेक्शन of any of the action happening, that comes under direction, preposition of direction। and moment, into, onto, upon, ठीक है, और around, ये सारा क्या, जो भी आप एक्शन करते हैं, कोई भी अगर आपकी पोजीशन किसी मूवमेंट के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है वो preposition of movement होता है, राइट। so now let me just explain you those preposition which I wanted to explain। तो आज हम सबसे पहले prepositions में लेंगे आपके लिए, सबसे पहले बहुत सिमिलर जो आपकी preposition है on, upon, onto and over। ऑन का मतलब भी क्या होता है, पे होता है, राइट। और अपॉन का मतलब भी क्या होता है, पे होता है, ऊपर, ऊपर या पे, राइट। एंड ऑन टू का मतलब भी क्या होता है, के ऊपर। एंड ओवर का मतलब भी ऊपर, मतलब सबका मीनिंग एक्चुअली के ऊपर ऊपर ही होता है। लेकिन फिर कंफ्यूजन क्या है ना, कंफ्यूजन तो बहुत सारी है क्योंकि सबका मीनिंग एक जैसा है। तो सेंटेंस में अब हम कैसे इसको यूज करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। So I just explain you। on का मतलब क्या होता है, let's say मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ये मेरा हैंड है, ठीक है, ये मेरा हैंड है। तो अब ये देखिए बॉटल इज ऑन माई हैंड, देख रहे हैं आप सब, कैन यू सी इट। तो देखिए मेरे सरफेस टच कर रही है ये सरफेस। हाँ, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट राइट डाउन वन मोर अबाउ। तो आप देखिए ये बॉटल मेरे हैंड का, जो मेरे पाम है, मेरा हैंड जो है उसका सरफेस टच कर रही है, ठीक है। तो अगर कोई चीज बिल्कुल सरफेस के ऊपर रखी है, उन सारे सेंटेंसेस में हम ऑन का यूज करेंगे। पे मतलब बिल्कुल सरफेस पे, ठीक है। सो कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब ऑन द टेबल क्यों आया,
क्योंकि कैट जो है, लेट्स से मैं आपके लिए छोटी सी यहाँ पे कैट बना देती हूँ. आई डोंट नो हाउ आई एम गुड विद ड्रॉइंग, बट ये हमारी कैट है, ठीक है, और ये है हमारा टेबल, राइट. अब आप देखिए कैट जो है सरफेस पे बैठी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा, राइट. ऑन क्यों आया, क्योंकि ऑन, देखो कभी आपने कैट को देखा है वो टेबल पे बैठी होती है, तो टेबल यहाँ पे है और कैट इतनी ऊपर बैठी है. इज इट पॉसिबल? नो. तो सरफेस पे, तो जो भी चीज सरफेस को टच करती है उस सेंटेंसेस में हम क्या यूज करेंगे, ऑन. द फ्लावर वास इज ऑन द टेबल, ठीक है. माई अंकल इज सिटिंग ऑन द सोफा, क्योंकि वो सोफा के सरफेस पे बैठे हैं ना, तो जो भी एक ऑब्जेक्ट अगर सरफेस को टच कर रही है वहां पे हम पे के लिए ऑन प्रपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है. सो कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, माई अंकल इज सिटिंग ऑन द सोफा, ठीक है. और एक ऑन का यूज हुआ यहाँ पे सरफेस के लिए. दूसरा जो ऑन का यूज होता है, ऑन का यूज किया जाता है स्पेसिफिक इवेंट या बर्थडे पे. My birthday falls on 26th of August, ठीक है. We celebrate Republic Day on 26th January, ठीक है. So जितने भी इवेंट्स होते हैं, बेटा ध्यान रखना, जितने भी इवेंट्स होते हैं या डेट्स की आप बात करोगे उसके लिए भी ऑन का यूज होगा. वो मैं आपको सेंटेंसेस कराऊंगी, अभी तो सिर्फ मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर रही हूँ. ऑन, अपॉन, ऑन टू का कंफ्यूजन क्या है, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है. सो वैसे ही बता रही हूँ कि ऑन का यूज इवेंट्स के लिए. दैट माई इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड ऑन 7th of May. तो ऑन, तो जितनी बार भी डेट आएगी, डेट के आगे क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, ठीक है. तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब कोई भी चीज सरफेस को टच करेगी तो हम ऑन का यूज करेंगे. इज दिस क्लियर टू यू? यस. सो नेक्स्ट नाउ मूव टू अनदर पोर्शन, अपॉन. अब क्या फर्क है अपॉन में? सो अब देखिए, लेट्स एन एग्जांपल, आई जस्ट रिमूव इट. अब मैंने यहाँ पे एक स्विंग बनाया, ठीक है. सब बच्चे झूला झूलते हैं, आपके घर में भी स्विंग्स होते हैं ना, पार्क में तो जरूर होते हैं. तो आप जब पार्क में जाते हैं तो स्विंग्स होते हैं ना, वेर यू सिट एंड एंजॉय, ऐसे वाले स्विंग्स है ना, ठीक है. तो ये जो स्विंग है, अब देखिए यहाँ पे, अब कैट यहाँ बैठी है, तो कैट इज हेयर. अब डिफरेंस क्या है, अभी कैट ऊपर बैठी थी, टेबल के ऊपर तो ऑन था क्योंकि कैट वाज ऑलरेडी ऑन द टेबल, ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल. अब कैट को अगर इस स्विंग पे जाना है तो वो क्या करेगी, पहले अप होएगी और फिर अपॉन, पहले ऊपर जाएगी और फिर ऑन जाएगी. तो किसी भी एक्शन में, किसी भी अगर सेंटेंस में आप देख रहे हैं मूवमेंट हो रहा है बॉडी का, यानी कि पहले कोई चीज अप गई और फिर ऑन गई, वहां पे क्या यूज होगा, अप ऑन. क्या यूज होगा, अप ऑन. तो ऑलरेडी जो चीज ऑलरेडी सरफेस पे है वहां के लिए ऑन, लेकिन अगर कोई चीज मूवमेंट करती हुई, एक्शन करती हुई, बॉडी को क्या मूव करती हुई, अगर ऐसे नीचे से ऊपर गई, तो इट्स पहले अप एंड देन ऑन, अप एंड देन ऑन. तो ऐसे सेंटेंसेस में अपॉन का यूज होता है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन. ऑन मतलब ऑलरेडी सरफेस पे है, लेकिन कोई चीज पहले अप गई और फिर ऑन गई, मूवमेंट करते हुए, वो क्या होगा, वहां पे कौन से प्रेपोजिशन का यूज होगा, अपॉन, ठीक है. नेक्स्ट इज ऑन टू. अब ऑन टू का जो सिमिलर मीनिंग होता है लाइक अपॉन एंड ऑन टू, क्योंकि ऑन टू में भी यही होता है कि कोई भी चीज, ठीक है, लाइक यहाँ पे है, जरूरी नहीं वो नीचे, देखो अभी तो कैट नीचे थी, नीचे से पहले वो ऊपर गई और फिर टू गई, तो ये क्या हो गया, अपॉन हो गया. लेकिन कोई चीज अगर ऑलरेडी, लेट्स से आई एम जस्ट मेकिंग हेयर, अगर मान लीजिए कैट ऑलरेडी यहाँ पे है, ये देखिए, अब कैट ऑलरेडी टेबल पे बैठी है, ठीक है, पर यहाँ पे एक और टेबल है या कोई लेट्स से कुछ भी है, एनीथिंग. सो अगर कैट यहाँ से सीधा जंप करेगी टू, तो क्या हो जाएगा, ऑन टू. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपॉन एंड ऑन टू. अपॉन मतलब नीचे से ऊपर,
एंड ऑन टू मतलब किसी चीज के ऊपर ऐसे जंप करना, एक्शन करके किसी के ऊपर जाना इज ऑन टू, यानी कि ऑन एंड टू, ऑन एंड टू यानी कि ऑन यहां से ऊपर की तरफ, यू नो समथिंग इज मूविंग, उसको हम क्या विच उस सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, ऑन टू, राइट। सो अनदर वन इज ओवर। इसके लिए आई विल मेक सम इंटरेस्टिंग ड्राइंग फॉर यू। हाँ, आई ड्रॉ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। ओवर में यहां लिख देती हूँ, सॉरी अबव, राइट। So let's say this is tree, this is building. I hope I'm drawing well, huh? So this is, ये buildings ऐसे ही होती है ना, okay? So this an aeroplane right? So the concept is, if an aeroplane is flying, so aeroplane is flying starting from this place, aeroplane is flying to this place, है ना। तो आप देखिए एरोप्लेन जब फ्लाई करता है वो क्या करता है, एक डायरेक्शन से शुरू करके ये पूरा डिस्टेंस कवर करता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हियर इज कि कभी भी इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ऑन द बिल्डिंग नहीं होता, क्योंकि अगर आप ऑन लगा दोगे तो मतलब जो एरोप्लेन है वो बिल्डिंग को टच कर रहा है। पर क्या कभी एरोप्लेन एक ही जगह खड़ा होता है बिल्डिंग को टच करके? नो, क्योंकि एरोप्लेन जो होते हैं वो हमेशा एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन जो है मूव कर रहे होते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इफ कवरिंग द डिस्टेंस और एरिया, ध्यान रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट इफ कवरिंग द डिस्टेंस एंड द एरिया, वहां पे हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की, एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग, तो ओवर द बिल्डिंग क्यों आया? क्योंकि देखिए जो बेटा आपका एरोप्लेन है, ये आपका एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन जो है वो एक ही जगह नहीं रुका है, वो यहां से काफी दूर से डिस्टेंस से एक डिस्टेंस कवर करते हुए आ रहा है, एक एरिया कवर करते हुए आ रहा है। और ओवर में हमेशा ऊपर से ही हम डिस्टेंस कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं ये बोल दूं कि कोई चीज ऐसे चारों तरफ घूम रही है, चक्कर लगा रही है, तो वो अराउंड हो जाएगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज, यानी कि ओवर के केस में आप ऊपर किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर से जब फ्लाई करते हो, लुक एट माई हैंड्स, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं जो कि एक डिस्टेंस, एक एरिया कवर कर रही है, वो भी ऊपर से इसी पोजीशन में, जैसे मैं अपने हैंड हिला रही हूं, वहां पे ओवर का यूज करते हो। तो एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, क्योंकि वो ट्री के ऊपर कहीं एक जगह रुकता नहीं है, सरफेस टच नहीं करता, तो ऑन नहीं आएगा, ओवर आएगा। ओवर क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एक तो मोमेंट में है, मूव कर रही है, ठीक है, और कैसे मूव कर रही है? मेरे ऊपर से, ठीक है, और ऊपर से मूव करके एक सर्टेन एरिया, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वहां पे क्या लगाएंगे? ओवर, ठीक है। अब जैसे कि पुट द टेबल कवर, ऑन द टेबल आएगा कि ओवर द टेबल? अब आप देखिए टेबल कवर होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक दुपट्टा है मेरा, ठीक है, अगर मुझे किसी टेबल पे इसे रखना हो, लेट्स से सपोज मैं फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, तो दिस बुक इज टेबल, ठीक है, एंड दिस इज माई दुपट्टा, दिस इज नॉट माई दुपट्टा बट दिस इज द टेबल कवर। अगर मैं बोलूंगी पुट द टेबल कवर ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल का मतलब आपने एक जगह रख दिया, तो क्या ये जस्टिस होगा? सेंस गलत है ना, क्योंकि ऑन का मतलब आपने एक जगह उस दुपट्टे को, उस टेबल कवर को सॉरी टेबल पे रख दिया, क्योंकि ऑन का मतलब होता है एक डिस्टेंस पे, सॉरी एक स्पेस पे, एक स्ट्रक्चर पे, कोई भी एक चीज जो है एक सरफेस पे रखी हुई है। लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? दैट द टेबल कवर इज, पुट द टेबल कवर ओवर द टेबल। ओवर द टेबल क्यों? क्योंकि देखो टेबल का इतना सारा सरफेस है, एक एरिया है, तो जब आप टेबल कवर को बिछाते हैं तो कभी भी ऐसे नहीं बिछाते कि ये लिया टेबल कवर और रख दिया ऊपर, नो, ऐसे तो नहीं करते। क्या करते हैं? टेबल कवर लेते हैं और अच्छे से टेबल पे बिछाते हैं और उसको अच्छे से फैलाते हैं। इट मीन्स कि आप वहां पे कोई चीज उसके ऊपर रख रहे हैं लेकिन एक सर्टेन एरिया को कवर कर रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द राइट प्रीपोजिशन, राइट। तो आपको समझ में आ गया। और एक लास्ट यहाँ पे और बचा है ओवर, अबव, सॉरी।
तो अबव का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इन सब का मतलब ऊपर ही होता है, लेकिन अबव का मतलब होता है, लेट्स से यहाँ पर यू नो आई जस्ट मेक, ये फैन है, ठीक है, सबके घरों में फैन होता है, राइट, और सपोज यहाँ पे एक पर्सन खड़े हैं, ठीक है, तो आप देखिए अगर मैं ऑन बोलूंगी तो मेरे सरफेस पे चीज होनी चाहिए, अगर मैं और ओवर बोलूंगी तो वो चीज जो है मेरे ऊपर के एरिया को कवर करनी चाहिए विद मूवमेंट, ठीक है, अगर मैं वहां पे ऑन टू बोलूंगी तो ऑन टू मतलब ऊपर से कोई चीज मेरे ऊपर जंप करके आ रही है, और अगर मैं अपॉन बोलूंगी यानी नीचे से कोई चीज ऊपर आ रही है वो अपॉन हो गया, लेकिन कोई चीज मेरे ऊपर तो है लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, काफी मेरे ऊपर है लेकिन काफी दूरी पे है, उस दूरी के लिए, उस डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, अबव का यूज करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, यानी कि कोई चीज मेरे ऊपर तो है लेकिन मेरे बहुत ऊपर, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है, एरिया नहीं एक डिस्टेंस कवर कर रही है, वो भी ऊपर की तरफ, तो वहां पे क्या लगाएंगे, above का यूज करेंगे. So I hope with this session it is very much understandable and I hope that I'm able to clear all your confusions between on, upon, on to, above and over. And if you have any doubts you may even can write me in your comments by asking any of these sentence if you have doubts related prepositions, right? And the last and you know my favorite part of my motivational and empowerment classes, that I would like to tell you a very beautiful story today. And the story is about a mother. You know, there was a mother and she met her daughter once. हाँ, वो अपनी बेटी से मिली. मैं थोड़ा सा हिंदी यूज कर लेती हूँ. So she met her daughter and उनसे पूछा और बताओ कैसा चल रहा है, how things are going. तो डॉटर ने कहा नहीं आप कुछ अच्छा नहीं चल रहा, I am not happy with my life. बहुत ही बोरिंग हो गई मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, बहुत सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं और मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं, मुझसे हो ही नहीं रहा है. आई जस्ट वांट टू मतलब लीव एवरीथिंग, आई एम वर्किंग बट आई एम नॉट हैप्पी विद माय ऑफिस, माय बॉस, आई हैव चिल्ड्रन बट बच्चे भी यू नो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते, सो आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, आई एम नॉट हैप्पी विद माय फैमिली मेंबर. सो लाइक शी इवन यू नो काउंटेड सो मेनी प्रॉब्लम टू हर मदर. उन्होंने अपनी मदर को बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठी बता दी कि ये प्रॉब्लम है, वो चैलेंज है. तो मदर उनको किचन में लेकर गई कि चलो आओ आज एक काम करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, भूल जाओ प्रॉब्लम्स को. तो उनकी मदर ने 3 बॉल लिए तीनों जो पैन लिए, उनमें काफ़ी सारा ना बॉइलिंग वाटर डाला और उसको बॉईल करना शुरू कर दिया. जब वाटर बिल्कुल बॉयल होने लग गया बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो मदर ने कहा एक काम करो, गेट मी कॉफ़ी बीन्स. हाँ, कॉफ़ी बीन्स सबने देखा ना, कॉफ़ी की बीन्स होती हैं सीड की तरह. तो एक जो पैन में है जिसमें बॉइलिंग वाटर था, एक में उन्होंने क्या डाला, कॉफ़ी की बीन्स डाल दी. ठीक है, तो जो डॉटर थी बड़े ध्यान से देखी, मम्मा आज क्या हो गया, क्या स्पेशल मेरे लिए कुक कर रहे हो आप. ठीक है, उसने कहा आप वेट करो, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है आज. देन आफ्टर दूसरा जो पैन था जिसमें पानी बहुत गर्म हो रहा था, उसके अंदर उसकी मदर ने कहा चलो एग्स लेकर आओ. उसमें उन्होंने एग्स यानी कि अंडे डाल दिए. ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड पैन था जिसमें बॉइलिंग वाटर था और बॉईल हो रहा था वाटर, उसके अंदर उसकी मदर ने डाली कैरेट कि जाओ कैरेट लेके आओ, इसके अंदर कैरेट पकाते हैं. उसने कहा मम्मी यार वाह आज तो बहुत स्पेशल डिश मिलने वाला है, कैरेट एग्स और बीन्स. आई एम सॉरी. तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जब 5-10 मिनट्स के बाद उस बॉइलिंग वाटर में वो चीज़ें बॉयल होने लगी, तो मदर ने कहा ठीक है अब आप नोब बंद कर दो गैस का. ठीक है, एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस, चलो कुछ करते हैं. तो मदर ने तो अपनी डॉटर को दिखाया कि कैरेट्स बाहर निकालो बॉइलिंग वाटर से, एग्स भी निकालो. डिफरेंट 3 प्लेट्स में उसकी डॉटर ने कैरेट्स को बाहर निकाला, एग्स को बाहर निकाला, और कॉफ़ी की जो बीन्स थी उसको वो निकाल नहीं पाई. राइट, तो उसने दिखाया लुक एट दी कैरेट्स, क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी कैरेट्स को लेकर. उसने कहा कैरेट्स का पहले काफ़ी हार्ड थी, बॉइलिंग के बाद बहुत सॉफ्ट हो गई हैं, बहुत सॉफ्ट हो गई हैं खाने के लिए. ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि एग्स का बताओ क्या हुआ. तो उसने बोला एग्स बाहर से थोड़े हार्ड हैं पर अंदर से तो बिल्कुल एकदम पल्पी से हो गए हैं और बहुत सॉफ्ट हो गए, बिल्कुल पिचक गए हैं समझ लो. ठीक है, उसके बाद कहा और कॉफ़ी बीन्स का क्या हुआ. कहती कॉफ़ी बीन्स ने तो बिल्कुल वाटर को ही चेंज कर दिया. कॉफ़ी बीन्स बिल्कुल पानी में घुल गई हैं, पानी का कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छी एरोमेटिक फ्रेगनेंस भी आ रही है कॉफ़ी की वाले जो पैन है जिसमें बॉइलिंग वाटर है. तो मदर ने उसको समझाया दैट आवर लाइफ इज ऑल्सो लाइक दिस.
हम सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं लाइक दिस बॉइलिंग वाटर। तो जितने तीनों पैन्स में जो बॉइलिंग वाटर है वो क्या है, हमारे चैलेंजेस हैं। कोई ऐसा इंसान है इस दुनिया में, एनी पर्सन हु इज नॉट फेसिंग चैलेंजेस, सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल और कोई ना कोई चैलेंजेस हैं। वी ऑल फेस दीज चैलेंजेस ऑन वी आर फेसिंग दीज चैलेंजेस ऑन एवरीडे बेसिस, है ना। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो डॉक्टर, कोई भी है, नो वन इज विदाउट एनी चैलेंज इन दिस वर्ल्ड। सबके अपने लेवल के, अपनी एज के चैलेंजेस हैं, राइट। तो उसने बोला कि दिस बॉइलिंग वाटर इज लाइक चैलेंजेस। अब उसने कहा कि इसमें 3 कैटेगरी के पर्सन हैं। कैरेट जो है कैटेगरी के पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, एग्स जो है एक सेकंड कैटेगरी के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कॉफी जो एक तीसरे टाइप के कैटेगरी के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी इज कि कैटेगरी नंबर 1 ऐसे लोग होते हैं कि जैसे ही चैलेंज आया, प्रॉब्लम आई, तो हम कैरेट की तरह क्या हो जाते हैं, बिल्कुल बैठ जाते हैं। जैसे कि कैरेट क्या हुआ, पहले बहुत एकदम हार्ड थी, और जैसे उसको बॉईल किया, कैरेट क्या हो गई, बिल्कुल एकदम मैशी हो गई, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। तो कहते हैं पॉइंट कैटेगरी नंबर 1 ऐसे लोग होते हैं कि जैसे ही चैलेंज आया, डिफिकल्टी आई, कैरेट की तरह क्या हो गए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, उनसे वो प्रॉब्लम नहीं ली गई, बिल्कुल बैठ गए, परेशान हो गए, रोने लगे, स्ट्रेस में आ गए, ठीक है। कैटेगरी नंबर 2 लाइक एग्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर से अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम आ रही है उनकी लाइफ में, चैलेंजेस आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग है, पर अंदर से नहीं होते, क्योंकि अंदर से उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स, बहुत डिप्रेशन, बहुत ही चैलेंजेस चल रहे होते हैं, और कई केसेस में अपने चैलेंजेस की वजह से दे डू रिएक्ट, एंगर, एग्रेसिवनेस, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और उन्हें समझा कि कैटेगरी नंबर 3 वो लोग होते हैं कि जिनकी लाइफ में चैलेंज आया, लेकिन वो चैलेंज वो इतनी इतना ब्यूटीफुली उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि कोई बात नहीं, चैलेंज आया, नो प्रॉब्लम, बट आई एम गोइंग टू फाइट, ठीक है। और वो इन चैलेंज से फाइट करते हैं, परसिवियर करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं अपने आप को विनर करने की, अपने आप को विक्टोरियस करने की। और ये वो लोग हैं जो कि इन चैलेंजेस में भी दूसरों को शाइन करते हैं। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है, राइट, तो उस चैलेंज के टाइम पे, उस डिफिकल्टी के टाइम पे, उस स्ट्रेस के टाइम पे आप गिव अप कर रहे हैं, या एकदम हेड ऑन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, कोई बात नहीं, चैलेंज है, बट कोई ना कोई तो रास्ता मैं निकाल लूंगा या मैं निकाल लूंगी, एंड आई एम गोना फाइट विद दिस, क्योंकि मैं इस चैलेंज के साथ नहीं रह सकती। और उस सिचुएशन में जो लोग अपने आसपास लोगों को भी अपनी तरह बहुत पॉजिटिव कर दिया, यानी कि खुद सिर्फ पॉजिटिव नहीं होते, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव कर देते हैं। लाइक कॉफी बीन्स, कॉफी बीन्स ने क्या किया, जैसे ही वो गर्म पानी में आई, तो गर्म पानी क्या है, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, चैलेंजेस, जैसे ही वो गर्म पानी में आई, उसने क्या किया, एक तो गर्म पानी में खुशबू, इतनी खुशबू आ गई, क्योंकि कॉफी की जो खुशबू होती है, फ्रेगनेंस होती है, बड़ी एरोमेटिक होती है ना, बहुत अच्छा लगता है एकदम जब हम उसको स्मेल करते हैं। तो एक तो उसने पानी के पूरे, वाटर के जो पूरे फ्रेगनेंस उसको चेंज कर दिया। सेकेंडली और क्या किया, कलर भी चेंज कर दिया वाटर का। यानी कि पूरा, अगर हम अपनी प्रॉब्लम से फाइट करते हैं, डिफिकल्टी से फाइट करते हैं विद दैट पॉजिटिविटी, विद दैट नेवर गिविंग एटीट्यूड, तो सिर्फ अपनी ही लाइफ नहीं, हमारे आसपास जितने लोग हैं उनको भी पॉजिटिव कर देते हैं, उनको भी क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं, राइट। तो हमको अब बताइए क्या बनना है, डू यू वांट टू बिकम कैरेट, डू यू वांट टू बिकम एग, और डू यू वांट टू बिकम कॉफी बीन। सो आई डिसाइडेड इन माई लाइफ टू बिकम लाइक कॉफी बीन, सो दैट आई, देखिए ऑब्वियसली इफ यू हैव चैलेंज, आई हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट मेरे पास चैलेंज, एवरी पर्सन हैज अ चैलेंज, बट इट इज हाउ यू डिसाइड कि मुझे क्या करना है। डू आई हैव टू गिव अप, डू आई हैव टू बी इन स्ट्रेस, डू आई हैव टू keep just blaming my situation, people around me, or do I have to really take it on my head कि okay, I'm gonna do it, I will find a way, I will find a solution, I will fight for it, I will hard work for it, and I will even not shine myself, I will even keep even help people to shine, just getting motivation by me। तो जब आप इतना पॉजिटिवली किसी से फाइट कर रहे होते हैं, बहुत स्माइल के साथ चीज़ों को चैलेंज कर रहे होते, तो आपके आसपास लोग भी तो कितने मोटिवेट होते हैं, आपके बच्चे, आपके स्पाउस, आपके कलीग्स, आपके जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या जो भी हैं, जितने भी लोग आपके आसपास, आपके रिलेटिव्स, लव्ड वन जो भी होते हैं, वो आपके उस स्पिरिट को देखकर मोटिवेट होते हैं। यानी कि आप कॉफी बीन्स की तरह उनको भी क्या कर देते हैं, यू चेंज देयर एटीट्यूड। सो दिस इज द स्टोरी ऑल अबाउट दैट हाउ यू टू फेस योर चैलेंजेस। सो लेट्स बिकम लाइक कॉफी बीन्स एंड make our life very happy, shining. So with this thought, I just would like to end this session. Thank you so much. Keep smiling and have a great evening. Bye bye.